गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में। काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ और सम हेल्थ इश्यूज़ आई वॉज अनएबल टू क्रिएट न्यू वीडियोज़ फॉर यू। बट आज के बाद हम रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करेंगे और होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, सेहत याबी की आपकी मैं कामना करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट वीडियो। और इस वीडियो में जो आपके सामने एक बार चार्ट है और इसको मैं पूरा इसका सैंपल जो है वो प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊंगा आपको। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The charts show information about the percentage of men and women aged 60 and 64 who were employed in 4 countries in 1970 and 2000। तो देखिए 1970 और 2000 में हमें ये एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, दो जेंडर्स का, मेन और विमेन, जिनकी एज 60 और 64 है। तो ये 1970 का ग्राफ है और ये 2000 का ग्राफ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो का देखेंगे कि इसमें जो हमारे मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो जैसा कि आप नोट कर पा रहे होंगे, 1917 में जो है वो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है। जैसे ये दो हमारे पास जेंडर हैं, ये एक जो ये वाला है ये मेन के लिए है और जो थोड़ा सा रेडिश है वो वुमेन के लिए है। तो अगर हमने इसका ओवरऑल लिखना हो तो पहले मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ओवरऑल का मीनिंग होता है कि हम सारे का सारा जो ग्राफ है उसका जिस्ट हमने निकालना है। इस वाले चार्ट का भी, 1971 1970 वाले का भी और 2000 वाले का, ये दोनों का हमने जिस्ट लिखना है। जिस्ट मीन्स कि इसको हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्या इसके मेन फीचर्स नज़र आ रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे मैं चेक करने की कोशिश करूँगा, जैसे ये देखिए, पहले हम बेल्जियम की बात देखते हैं। तो बेल्जियम में देखिए मेन का ग्राफ विमेन से ज़्यादा है। यूएसए में भी इसका ज़्यादा है मेन का। जापान में भी इसका ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली। इंडोनेशिया में भी इसका ज़्यादा है। ओके, इसी को अब हम 2000 में चेक करते हैं कि ये वाला जो सारा डेटा है इसका 2000 में क्या चेंज आया है। तो 2000 में अगर हम चेक करें तो ऑब्वियसली मेन का जो ग्राफ है वो इन कंपैरिजन टू विमेन वो ज़्यादा है बेल्जियम में। यूएस में भी सेम ही कहानी है और जापान में भी वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन है तो ज़्यादा ही है ना। और अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में भी इसका जो चार्ट है वो ज़्यादा है। तो ये बड़ा ही क्लियर एक हमारा बन जाएगा ओवरऑल कि एक तो हम ये लिखेंगे कि जो मेन का एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमेशा विमेन से ज़्यादा रहा है जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है उसमें। तो हमारे पास 2 साल दिए हुए हैं, एक 1970 है एक 2000 है, मीन्स कि 30 ईयर्स का हमें जो है वो ग्राफ दिया हुआ है। तो ये 30 ईयर्स में क्या हुआ है कि जो मेन का ग्राफ है वो हमेशा विमेन से ज़्यादा रहा है। एक तो ये हमारा मेन फीचर बन जाएगा। दूसरा, ये अगर बैंड 6 तक लिखना है तो यही इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में अगर ओवरऑल लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसके बैंड स्कोर ज़्यादा आएंगे। तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में चेक करते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, क्योंकि जब हम डिटेल में लिखेंगे तो हम 1970 वाले को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम 2000 वाले चार्ट को देखेंगे कि 2000 वाला जो चार्ट है उसमें मेजर चेंजेस क्या आए हैं। तो मेजर चेंजेस अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस था बेल्जियम में वो कम था, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, उसके बाद देखिए
जब यूएस की बात करते हैं तो यूएस में भी डिस्पैरिटी रेट या डिफरेंस रेट जो है इन दोनों जेंडर्स में कम था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए डिस्पैरिटी रेट थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्पैरिटी रेट था जापान में, लेकिन यहाँ पे ये डिस्पैरिटी रेट कम हो गया। तो अगर हम इसको और एक सेंटेंस बना के लिखें कि बेल्जियम और यूएसए में जो डिस्पैरिटी रेट था वो बढ़ गया है दोनों जेंडर्स में, और जापान में डिस्पैरिटी रेट कम हो गया है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ये वैसे का वैसा ही है, इतना कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं आया है। तो ये हमारा ओवरऑल बन जाएगा। तो होप कि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आई होगी कि मैंने ओवरऑल कैसे लिखा है। अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द चार्ट शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वीमेन एज्ड 60-64 हु वर एम्प्लॉयड इन 4 कंट्रीज। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं द बार चार्ट्स explain the ratio of genders। men और वुमेन को हम वैसे तो मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने genders वर्ड्स यूज़ किया है तो ये दोनों के लिए काम करेगा। सो द चार्ट explains the ratio of genders belong to age group। कौन सा एज ग्रुप है? 60 to 64। रेशियो ऑफ जेंडर्स बिलोंग टू 60 and 64 वर्किंग इन। यहाँ पे देखो उसने लिखा है एम्प्लॉयड इन, मैंने इसको चेंज कर दिया वर्किंग इन। वर्किंग इन कौन सी कंट्रीज़ में वो काम कर रहे थे? 4 कंट्रीज़ इसने लिखा, हम इन चारों कंट्रीज़ के नाम लिख देंगे। वर्किंग इन, बी केयरफुल, जो कंट्री का नाम है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। बेल्जियम। दूसरी कौन सी कंट्री है? यूएसए, ओमा, जापान एंड इंडोनेशिया। ठीक है। अब हमारे पास इसने जो टाइम के लिए जो नाउन फ्रेज यूज़ किया उसने लिखा है इन 1970 एंड 2000। हम इसको चेंज करके लिख देंगे। ये कितना टाइम है? 30 ईयर्स का पीरियड है ना, तो हम लिखेंगे इन द गिवन टाइम स्पैन ऑफ 30 ईयर्स। और साथ में हम इसको मेंशन करेंगे कि ये टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1970 to 2000। दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन। और इसको मैं जो है कॉपी करके नीचे ले जा रहा हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। तो इसके बाद हम लिखेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल जो है वो बहुत ही स्पष्ट मैंने आपको पहले ही कर दिया है, सारा क्लियर कर दिया है। तो इट कैन बी सीन currently from the charts that the men had always higher rate of employment
higher rate of employment for all the given four nations in the given नहीं भी लिखते हैं तो लिख सकते हैं over the period of 3 years। तो 30 सालों में जो इसका विद लिखेंगे हम, यहाँ तक अगर हम लिखते हैं 30 ईयर्स तक तो भी इनफ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल्ड करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर है वो हायर होएगा। तो लिखेंगे विद द लार्जेस्ट, लार्जर भी लिख सकते हैं सेकेंड डिग्री के साथ, विद लार्जर differences, with the largest differences being observed। कौन सी दो कंट्रीज मैंने बताई थी जिसमें डिफरेंस जो है वो लार्जर है? तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये जो बेल्जियम जो है इसमें एक डिफरेंस बढ़ गया है और यूएसए में। तो विद लार्जेस्ट डिफरेंस, विद लार्जर डिफरेंस ऑब्जर्व्ड, कौन सी कंट्रीज में बढ़ा है? इन बेल्जियम एंड यूएस। ठीक है, और एक कंट्री मैंने बताया था जिसमें डिफरेंस कम हो गया है, जापान में। जापान में देखिए ये पहले डिफरेंस ज़्यादा था और अब ये डिफरेंस कम हो गया है। However, the employment डिफरेंस को आप डिस्पैरिटी भी लिख सकते हैं। employment disparity had declined in Japan। Whereas कौन सी कंट्री है जिसमें ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है? Whereas Indonesia had reported negligible change in the given, in the meantime भी वैसे लिख सकते हैं, mean time बस। So this is very clear overall, everything I try to cover up। और आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे करना कि आप जितने भी पॉइंट्स उनको मैक्सिमम कवर करोगे आपका स्कोर हायर होगा। तो ये इंट्रोडक्शन और ओवरऑल मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, और 88 words we have written। Now we will write in detail। So we will start with the in detailed view। तो हम इसकी जो है वो स्टार्टिंग करेंगे। देखिए इसको हम कंपेयर कर करके ही लिखेंगे सारा। पहले हम बात करेंगे 1970। दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये दोनों चार्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सपोज़ ये दोनों चार्ट्स के बीच में वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, मीन्स कि वो इसको इसके साथ कंपेयर, इसको इसके साथ। yes, that can also be followed, I would not say that's wrong, but if you find it a little bit difficult then you should not follow this method। you can simply go with 1970 को जो है हम पहले लिख लें और दूसरा जो है उसको हम दूसरी बड़ी पैराग्राफ में लिख लें, तो दैट विल बी लिटिल ईजियर फॉर अस। देखो हमने एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ामिनर है उसको कंफ्यूज नहीं करना है, उसको जितने आप क्लैरिटी के साथ अपना डिस्क्राइब करोगे उतने ही आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि जैसे हम पहले 1970 वाला जो चार्ट है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने के बाद देन वी विल
मूव टू द सेकंड चार्ट। तो इन डिटेल्ड व्यू अगर ये नहीं भी लिखना है तो भी कोई इतना वो नहीं है कि आपने ये लिखना ही लिखना है, मैं सीधा लिख देता हूँ इन 1970 में देखिए क्या है। हमेशा जो आपके जो देखो ग्राफ में हमने मेन फीचर्स लिखने हैं, तो मेन फीचर्स क्या होंगे, सबसे कोई हाईएस्ट फिगर, कोई सबसे लोवेस्ट फिगर, कोई ऐसी फिगर जिसमें कंपैरिजन जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है, कोई फिगर किसी फिगर से डबल है, कोई फिगर किसी फिगर से ट्रिपल है। तो ये सारी चीज़ें यू शुड बी वेरी केयरफुल इन द बिगनिंग। जब आप चार्ट लिखना शुरू करते हैं, चार्ट लिखने से पहले आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर लेनी हैं। तो इसमें देखिए वैसे तो ऑलमोस्ट सारे का एक ही इसमें नज़र आ रहा है कि सारे में विमेन का ग्राफ कम है और उसमें ज़्यादा है मेन का। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसमें कोई हाईएस्ट फिगर है उससे हम स्टार्ट करें अपना चार्ट। देखिए तो ध्यान से अगर हम इसको देखें तो यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है और इसमें मेन कितने एम्प्लॉयड हैं और विमेन कितने एम्प्लॉयड हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन 1980 USA had the highest employment rate। USA had the highest employment rate with, इसमें कितनी है विद जो है वो बहुत बी केयरफुल। अब इसको कैसे यूज़ करना है, पहले यूज़ करने से पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। विद कितने परसेंट हैं, विद नियरली 90% मेन, विद नियरली 90% मेन और 80% जो हैं वो विमेन हैं। विद nearly 90% men and या इसको in comparison to भी लिख सकते हैं, in comparison to 80% women। हाँ, ये हमारा एज ग्रुप कौन सा था ये भी हम मेंशन करेंगे। तो ये यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दी US had the highest employment rate। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे with nearly 90% with near 90% men in comparison to 80% women। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला हमने कवर अप कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो हम इसके जो नीचे वाला चार्ट है उसकी बात करेंगे। तो हम मे बी वी कैन कंपेयर इट विद बेल्जियम और इंडोनेशिया। ठीक है जी, तो वैसे भी एक और चीज़ नोटिस करने वाली है। देखिए इसका ग्राफ जो अगर हम विमेन की बात करें तो ध्यान से देखिए विमेन जो है उसमें देखिए इसमें ये नियरली 60 है, इसमें 60 से थोड़ा सा कम है जापान में, और यहाँ पे 70 से थोड़ा 60 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये तीनों को हम एक ही सेंटेंस में भी वैसे कवर कर सकते हैं, otherwise followed by वाला method we can also follow। So whatever way you find the best you can go for it। और यहाँ पे तो हम कॉमा लगा के इसको फॉलोड बाय से ही लिखेंगे। फॉलोड बाय कौन सी कंट्री का पहले नाम लिखेंगे, फॉलोड बाय बेल्जियम, फॉलोड बाय बेल्जियम। हाँ, फॉलोड बाय बेल्जियम वेयर, यहाँ पे क्या है, फॉलोड बाय बेल्जियम वेयर 80% जो थे वो
मैन एम्प्लॉयड थे और नियरली एग्जैक्टली 60 या थोड़ा सा 60 से ऊपर, ये ध्यान से नोटिस करिए, थोड़ा सा 60 से ऊपर इसमें फीमेल एम्प्लॉयड थी। वेयर एग्जैक्टली कितने परसेंट थे वो? एग्जैक्टली 80% men were employed as compared to just above 60% फीमेल्स। तो ये हमारा दो कंट्रीज़ को मैंने एक ही सेंटेंस में कवर अप कर दिया। अब जो हमारी दो कंट्रीज़ दूसरी बची हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे इनका क्या चार्ट है। देखिए जापान में सबसे लोवेस्ट विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये वाला भी हमें लिखना पड़ेगा। इसके जैसा ही पैटर्न जो है जापान के जैसा ही वो पैटर्न जो है वो इंडोनेशिया में भी देखा गया है। तो वी कैन से ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न कैन बी सीन इन केस, almost similar pattern to Japan can be seen in case of Indonesia. इंडोनेशिया में भी देखिए, पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना कि फिगर्स की। पैटर्न देखो, ये जितना डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना ही डिफरेंस यहाँ पे, तो मीन्स कि पैटर्न दोनों फॉलो कर रहे हैं सेम। तो इसलिए मैंने लिखा है कि पैटर्न जो है जापान ने भी सेम ही फॉलो किया है इंडोनेशिया के जैसा ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या क्या है। वेयर यहाँ पे कोमा दे के इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। वेयर मीन्स हम जापान की बात कर, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, जापान को हम बाद में देखेंगे। वेयर जो मेन का है वो देखिए यहाँ पे ये कितना बन रहा है, अबव 80 और ये नियरली 80 है। वेयर द रेशो ऑफ men who were employed रेशियो ऑफ, वैसे इसको थोड़ा नॉन चेंज भी कर सकते हैं, रेशियो ऑफ men employed was just above 80%। इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। विच इज़ जस्ट, कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 5%, विच वॉज जस्ट 5% हायर देन those belonged to, कौन से देश को वो बिलोंग करती थी? बिलोंग टू जापान। हमें इसका परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको ऐसे बता दें कि इसकी जो नंबर है वो 80% है, जो कि ये जो विच है, विच मीन्स ये जो रेशो है जापान के नंबर से, जापान में जितने मैन एम्प्लॉयड हैं उनसे 5% ज़्यादा है। तो आप ध्यान से नोटिस करिए, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। ठीक है जी। और अब हम बात करेंगे इनका फीमेल का कंपैरिजन क्या है। सिमिलरली फीमेल का भी देखिए, फीमेल का भी जो डिफरेंस है, फीमेल का भी वी कैन से कि 60 के आसपास ही है इनका दोनों का। whereas the proportion of their
female counterparts, whereas the proportion of their female counterpart. इसका क्या मीनिंग है फीमेल काउंटरपार्ट का? काउंटरपार्ट्स होते हैं उनके साथी, जो उनका फीमेल का प्रपोर्शन है, प्रपोर्शंस आएगा, whereas the proportions of their female counterparts remained at closely 60% in both countries. बस ये हमारा हो गया। और अब हम बात करेंगे 2000 की। तो 2000 में देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम लार्जेस्ट डिस्पैरिटीज़, लार्जेस्ट जो डिफरेंसेस हैं वो हम पहले देखेंगे क्या चीज़ आई है। तो देखिए 2000 साल में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आया है। पहले यहाँ पे 80 था और अब यहाँ पे देखिए हो गया 50, और ये यहाँ पे 60 था और अब यहाँ पे 10। तो देखिए कितना डिफरेंस आया है। बाय 2000 द फिगर्स फॉर मेल एम्प्लॉयड इन कौन सी कंट्री में? बेल्जियम। दोनों का वैसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड इन बेल्जियम हैड डिक्रीज्ड। इसकी जगह पर आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे वेंट डाउन, डिक्रीज्ड, डिक्लाइंड। तो मैं सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली। ड्रास्टिकली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉमा देकर लिख रहा हूँ, विद मेन डिक्लाइनिंग टू, कितना हो गया था? पहले 80 था, अब हो गया 50%। एंड विमेन टू कितना डिफरेंस आया था? पहले वो 60 था, आई थिंक 60 था पहले, और अब ये सिर्फ 10% हो गया। विद द विमेन एंड वीमेन डिक्लाइनिंग टू द लीस्ट, ये सबसे लोवेस्ट फिगर बन गई है। एंड विमेन डिक्लाइनिंग टू द लीस्ट नंबर, या ये जो रेशो है तो रेशो लिख लेंगे, विद ओनली 10%। बस ये हमारा एक हमने खत्म कर दिया। अब दूसरे की बात करेंगे। तो ये तो इनमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया था। अब ये देखेंगे यूएस में। यूएस में भी यू कैन से कि जो मेन का फिगर था वो 80 अबव था और विमेन का 80 था, लेकिन यहाँ पे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन फीमेल में देखिए ये 50 रह गया है, 80 से 50 हो गया। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, ऑल दो द फिगर फॉर मेल did not report major downfall in US, comma हालांकि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन विमेन की हम बात करेंगे। द females proportion of employment declined
बाय, देखो पहले 50 था, कितना था, लेट मी सी, हाँ पहले 80 था और अब हो गया है ये 40। तो हाँ फिर ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ही हम लिखेंगे वुमेन्स इन proportion of employment had halved, had halved, हाफ की जो वर्ब फॉर्म है वो हाफ होती है, तो इसको मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड हाफ्ड इन 30 years। ओके, अब हमारे पास जो है वो बच गया है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और जापान। देखो जापान में लिखेंगे कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें दोनों का फिगर ऑलमोस्ट बराबर है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम इंडोनेशिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया में पहले क्या था, 80 था, अब कितना है, 70। और यहाँ पे वुमेन का फिगर पहले था अबव 60, और यहाँ पे कितना है, आई थिंक 50 है। तो इसको हम लिखेंगे इंडोनेशिया को, तो वी कैन से कि कितना कितना डिक्लाइन आया, सिर्फ वही लिख देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 80 था और यहाँ पे हो गया है 70, मीन्स कि 10% से कम हुआ है। और ये कितना था, पहले था 70 और अब हो गया 50। 70 था या 60, लेट मी सी, ये पहले 60 था, हाँ, तो दोनों ही ऑलमोस्ट 10% से कम हो गए। तो वी कैन से कि इन केस ऑफ इंडोनेशिया, comma, the employment rate had gone down by nearly 10% for both men and women, that's it। अब ये मेरे पास बच गया लास्ट कैटेगरी, वो क्या है कि जिसमें जापान की मैं बात कर रहा था कि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्लाइन तो हुआ है, पहले ये था नियरली 80 मैन के केस में, और विमेन में ये था नियरली 50 सॉरी, तो यहाँ पे ये दोनों का ही 50 हो गया है। तो वी कैन से कि नोटेबली जापान was the only country where employment ratio was, या अकाउंटेड फॉर भी हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे was ही यूज़ कर रहा हूँ, was almost same for both genders। कॉमा लगा के लिखेंगे कितने पे था, remaining at closely 50%। That's it। So this is how you can write the chart। So hope के काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो गई है, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं लिखी है, ये 200 अबव वर्ड्स हैं। सो डोंट वरी अबाउट दी वर्ड्स, अगर आपके जो आपने वर्ड्स लिखे हैं अगर वो मेन फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई फालतू की चीज़ या रेपिटेशन नहीं लिखा है, तो आपके बैंड्स नहीं कटेंगे, आपके बैंड्स ज़्यादा आएंगे। देखो 150 वर्ड्स मिनिमम बैंड स्कोर वाला क्राइटेरिया है, ना कि मैक्सिमम बैंड स्कोर वाला क्राइटेरिया, तो ये कंफ्यूज़न नहीं है। सॉरी, जो 150 वर्ड्स हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना,
जो 150 वर्ड्स हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। मैक्सिमम आइल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 200 भी लिख सकते हैं, आप 170 भी लिख सकते हैं, आप 250 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो डोंट वरी, अगर आपके वर्ड्स रेलेवेंट हैं, आपने कोई भी फालतू की चीज़ नहीं लिखी है, कोई रेपिटेशन नहीं किया है, आपके जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं वो टास्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिखे हैं, तो आपका स्कोर कभी भी कम नहीं होगा। तो आपको ओवरऑल पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। मींस ये 3 बैंड का है, तो 3 में से अगर आप 2.5 स्कोर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी और क्लियर आपको जो मेन फीचर्स हैं ग्राफ के वो ओवरऑल में लिखने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक ही सेंटेंस लिख रहे हो तो वो 5.5 और 6 से ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा। तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और सेहतमंद रहिए, और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी के आइल्स में से अच्छे अच्छे स्कोर आएँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस का बेनिफिट भी मिले। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।